नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई माह के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर को देखेंगे। हमारा ये करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया करंट अफेयर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं। किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरभ कोठारी। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी। देखिए, भारत के सौरभ कोठारी आयरलैंड में खेले गए फाइनल में पंकज अडवाणी को हराकर IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन 2026 का खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि सौरभ कोठारी ये पंकज अडवाणी को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। यदि मैं बात करूं पंकज अडवाणी की, तो देखिए पंकज अडवाणी ये बिलियर्ड्स चैंपियनशिप रहे हैं और सबसे ज्यादा यदि चैंपियनशिप की हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने नाम किया है। तो सौरभ कोठारी पंकज अडवाणी को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। खेल की हम बात करें तो स्नूकर और इंग्लिश बिलियर्ड्स है। आधिकारिक क्षेत्र ये ऑल ओवर वर्ल्ड में खेला जाता है। इसकी स्थापना 1971 में होता है। इसका मुख्यालय दोहा कतर में है और वर्तमान अध्यक्ष कतर मुबारक अल खैरिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? देखिए, यदि हम व्हिटली पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो बरखा सुब्बा और परवीन शेख को सम्मानित किया गया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। देखिए, यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जानी जाती है। इसे ब्रिटेन स्थित चैरिटी संस्था व्हिटली फंडर फॉर नेचर देती है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्राउंड लेवल पर जमीनी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। परवीन शेख की हम बात करते हैं तो ये लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए इसे इस खिताब से नवाजा गया है। वही बरखा सुब्बा की बात करते हैं, हिमालयी सैलामेंडर के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की हम बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंकिंग 197 है। भारत 180 देशों की सूची में 197 स्थान पर खिसक गया है। 2025 में भारत 191 रैंक पर था। भारत ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी प्रेस की आजादी मुश्किलों में है। वही हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे 92.72 स्कोर के साथ टॉप पर है। इसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया का स्थान आता है। वही हम सबसे निचले पायदान की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो यदि हम केंद्र सरकार की बात करते तो प्रसार भारती का नया चेयरमैन प्रसून जोशी को नियुक्त किया है। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मई 2026 में प्रख्यात गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद दिसंबर 2025 से खाली था। उस वक्त नवनीत कुमार सहगल ने इस्तीफा दे दिया था। प्रसार भारती की हम बात करें तो इसे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने मई 2026 में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? देखिए, यदि हम RBI का डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो यह है रोहित जैन। देखिए, रोहित जैन की नियुक्ति 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इससे पहले वह RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पूर्व डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का स्थान लिया है। यदि हम RBI की संरचना की बात करते हैं तो देखिए, ऊपर एक होते हैं RBI का गवर्नर होता है और इसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होता है। तो यदि हम 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो SC मुर्मू, स्वामीनाथन जी, डॉक्टर पूनम गुप्ता और रोहित जैन है। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर है। और यदि हम गवर्नर की बात करते हैं तो संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है। वही हम RBI की फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका इनमें से किसे घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम पहला राज्य बन गया है जो पेपरलेस न्यायपालिका है। देखिए, 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सिक्किम को देश का पहला पूरी तरह से पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है। पेपरलेस राज्य न्यायपालिका से मतलब है जहां अदालती कार्रवाई जो भी जैसे सुनवाई, रिकॉर्डिंग या फाइलिंग होता है उसमें कागज का उपयोग न के बराबर होता है और सभी कार्य पूरी तरह से डिजिटल रूप से मिलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो इसमें भाजपा बहुमत हासिल किया है, और भाजपा का पार्टी के कार्यकर्ता की हम बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की, तो ये यहाँ की सीएम पद का शपथ ले चुके हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में यदि हम बात करें तो भाजपा के खाते में 206 सीट गई है, बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए था। वही टीएमसी के पास 81, कांग्रेस के पास 2, सीपीआई-एम के पास 1, ठीक है। तो इस तरह से छोटी पार्टियों को कम सीट मिली है। वही बड़ी पार्टी की बात करते हैं तो भाजपा 206 सीट प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, ठीक है, याद रखेंगे। टीएमसी को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई है। सीएम के बाद तो मैंने आपको बताया शुभेंदु अधिकारी इसके सीएम है। शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो इन्होंने वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो सबसे अधिक सीटें की बात करते हैं तो टीवीके है। टीवीके के यदि हम संस्थापक की बात करते हैं तो जोसेफ विजय है, ये एक एक्टर है और ये यहाँ के सीएम भी बन चुके हैं। तो देखिए टीवीके यहाँ 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वही एआईडीएमके की बात करते हैं तो 47 सीट, बीजेपी 1, डीएमके 59 और कांग्रेस 5 सीटें प्राप्त की है। टीवीके के संस्थापक विजय की बात करें तो ये यहाँ के सीएम बन चुके हैं। तमिलनाडु में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 59 साल में पहली बार राज्य में ऐसी सरकार बनने जा रही है जहां डीएमके या एआईडीएमके नहीं होगी। इससे पहले हम बात करें तो लगभग 60 साल तक या तो डीएमके की पार्टी वहां के सीएम बनते थे या एआईडीएमके के पार्टी के सीएम वहां बनते थे, लेकिन पहली बार है जहां नई पार्टी को मौका मिला है। डीएमके नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और इन्हें टीवीके के विधायक या कैंडिडेट ने हराया है। देखिए अगला क्वेश्चन, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनडीए। कुल सीट 30 है यहाँ और बहुमत के लिए 16 सीटों की आवश्यकता होती है। एनडीए की बात करें तो एनडीए कुल 17 सीट यानी कि बहुमत से अधिक सीटें प्राप्त किया है। वही बीजेपी 4 सीट, एलजेके 1 सीट और एआईएनआरसी 12 सीट प्राप्त की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने चीन को हराकर डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 31वें उबेर कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो उबेर कप की बात करते हैं तो देखिए 2 कप की बात करूंगा मैं, एक तो होता है थॉमस कप और दूसरा होता है उबेर कप। तो थॉमस कप ये पुरुषों का खेल है और ये महिलाओं का खेल है। तो ये उबेर कप महिलाओं का खेल है, इसमें केवल महिला प्रतियोगी ही भाग लेते हैं। तो इसके विजेता दक्षिण कोरिया है, इन्होंने चीन को हराकर खिताब अपने नाम किया है। देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप और उबर कप फाइनल 2026, जो थॉमस यानी कि पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप है, इसका 34वां संस्करण था, और उबर कप यानी कि महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप है, इसका 31वां संस्करण था। यह खेल या प्रतियोगिता 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक डेनमार्क के हॉर्सेस में आयोजित किया गया था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पुरुष टीम ने फ्रांस को 3-1 से हराकर थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसके विजेता की हम बात करते हैं तो इसके विजेता चीन है। और वही हम बात करें महिला खेल का यानी कि उबेर कप का, तो उबेर कप को रिपब्लिक ऑफ कोरिया अपने नाम की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिनबैक्स 2 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। देखिए सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 2026 शामिल देश की बात करें तो भारत और कंबोडिया है। कहां इसका आयोजन हुआ? तो कंबोडिया के कंपोंग स्पू प्रांत में हुआ है। इसका उद्देश्य संयुक्त आतंकवाद रोधी और उप पारंपरिक युद्ध अभियानों में समन्वय बढ़ाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष का नाम बताएं जो मई 2026 में भारत की यात्रा पर पहुंची है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एनालेन बेरबॉक। देखिए एनालेन बेरबॉक 27-28 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली की यात्रा पर थी। इससे पहले वह जर्मनी की विदेश मंत्री भी रह चुकी है, यानी कि 2021 से 2025 तक वे जर्मनी की विदेश मंत्री रही है। वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली दुनिया की 5वीं महिला बनी है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है?
देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 की यदि हम बात करते हैं तो सुपर्णा शर्मा के साथ आर.के. आनंद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलस्ट्रेटर आनंद आर.के. को 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में ब्लूमबर्ग की नताली ओबिको पियर्सन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। यदि हम पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो 3 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 भारतीय पुरस्कार प्राप्त करता है और एक नताली ये विदेशी पुरस्कार प्राप्त करता है। तो 3 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की हम बात करते हैं तो शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। देखिए प्रसार भारती के पूर्व सीईओ रहे शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये प्रसून जोशी का स्थान लिए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। देखिए केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने में शीर्ष स्थान रखता है। यहाँ के यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो 6.85 लाख टन इसका उत्पादन क्षमता है। दूसरे स्थान पर गुजरात है। यह रिपोर्ट ICAR CMFRI की वार्षिक रिपोर्ट है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश की हम बात करते हैं तो भारत है। वही प्रथम स्थान पर चीन है। देखिए भारत ने 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की है और तब से इस स्थान पर कायम है। चीन सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, मैंने आपको बताया। वित्त वर्ष 2023 में भारत ने लगभग 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बने दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय की हम बात करते हैं तो ये विशाखापट्टनम में है। देखिए अभी तक भारत में 17 रेलवे जोन था, अब इसके आने से 18 रेलवे जोन हो गया है। रेल मंत्रालय ने 4 मई 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर भारत के 18वें रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे का गठन की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। 1 जून 2026 से यह प्रारंभ हो जाएगा, इसका परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। इस जोन में गुटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा और वाल्टियर का विशाखापट्टनम हिस्सा शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी की बात करते हैं, ये स्काई रूट एरोस्पेस है। स्काई रूट एरोस्पेस की बात करते हैं तो ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष संगठन है। आने वाले समय में इस संगठन के द्वारा बहुत सारे अंतरिक्ष यान के इसके द्वारा जो अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है, जैसे कि विक्रम 1, विक्रम 2, तो इन अंतरिक्ष यानों के द्वारा उपग्रह को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। देखिए हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। $60 मिलियन की फंडिंग जुटाने के बाद कंपनी का मूल्यांकन $1.1 बिलियन से अधिक हो गया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली अंतरिक्ष स्टार्टअप बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 मई 2026 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? यदि हम रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती की बात करते हैं तो 165वीं जयंती मनाई गई है। 7 मई 2026 को रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि हम पुरस्कारों की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार 1913 में इन्हें दिया गया है। उन्हें उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति निकेतन के गठन किया गया है। 1901 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना है। इन्होंने 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड को त्याग दिया गया। कारण था 1919 में होने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा पाकिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो पहली वर्षगांठ 7 मई 2026 को मनाई गई। ठीक, ये यदि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं 6 और 7 मई को
भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार के सेना के द्वारा चलाया गया था, जहां पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकवादी संगठन है उसे नष्ट करना इनका लक्ष्य था। ठीक है, तो 7 मई को पहला वर्षगांठ मनाया गया है। देखिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे। यह कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकवादी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ठीक, तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान में से एक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।